जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने चैनल फार्मेसी स्टडी अड्डा पर स्वागत है। साथियों, जैसा कि साथियों जो हम लोग फार्मेकोलॉजी के एमसीक्यूज की सीरीज चला रहे थे, उसमें हम लोग आज डिस्कस कर रहे थे कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट। इसमें इस टॉपिक का हमने ऑलरेडी 2 वीडियो अपने चैनल फार्मेसी स्टडी अड्डा पर अपलोड कर दिया है, जिसमें हम लोग कंसिडर किए थे एंटीबायोटिक क्या होता है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर रहे थे दोनों वीडियोज में। और हमने अभी तक कुछ एमसीक्यूज कर रखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब आगे आने वाले कुछ एमसीक्यूज और हैं साथियों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम हम एंटीबायोटिक के 14 एमसीक्यूज तक करेंगे। 40 एमसीक्यूज यानी 40 एमसीक्यूज करेंगे, जिसमें से हर साल एग्ज़ाम में, चाहे वो जीपेट का हो या फिर कोई भी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम हो, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो साथियों, आप लोगों से अनुरोध है कि अब यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोग हमारे चैनल फार्मेसी स्टडी अड्डा को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो साथियों, हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं, यानी क्वेश्चन पे आते हैं। तो आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है साथियों, वो है एंटीबायोटिक इनहिबिटिंग द बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस आर। कह रहा है कि वह कौन सा एंटीबायोटिक है जो हमारे बैक्टीरिया के सेल वॉल सिंथेसिस को क्या करता है, इनहिबिट करता है। तो साथियों, ऐसा हमने बताया था पहले के वीडियो में, फर्स्ट पार्ट में, कि जो हमारे बीटा लैक्टमेज एंटीबायोटिक होते हैं, जिनमें 4 कैटेगरी आती हैं। पहला पेनिसिलिन, दूसरा सिफेलोस्पोरिन, तीसरा मोनोबेक्टम, चौथा कार्बेपिनॉम। ये क्या करते हैं, हमारे बैक्टीरिया के सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करने का काम करते हैं। जैसे कि हम आपको बता दें कि बैक्टीरिया, आप लोग जान लेंगे कि बैक्टीरिया जो होता है, ये मान लीजिए एक बैक्टीरिया है साथियों। अब इसमें सेंटर में क्या होता है, एक न्यूक्लियार्ड होता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके केंद्रक में नहीं होती, तो इसलिए इसे हम लोग न्यूक्लियार्ड कहते हैं, जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का बना होता है। अब क्या होता है, इस बैक्टीरिया के ऊपर साथियों एक ऐसा मोटा सा कवरिंग होता है जिसे हम लोग कहते हैं सेल वॉल। क्या कहते हैं, सेल वॉल, जो कि किस चीज़ का बना होता है, ये हमारे पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। तो साथियों, ये हमारे बैक्टीरिया को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जब ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जो होंगी, ये इस सेल वॉल को ही ब्रेक कर देंगी, तो क्या होगा, बाहर से कोई भी चीज़ आसानी से आ जाएगा हमारे बैक्टीरिया के अंदर और इसको ब्रस्ट आउट कर देगा। तो कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमने बता ही दिया, तो आप लोगों को आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप टिक मार देंगे ऑप्शन ए। क्या होगा, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। ऑप्शन बी टेट्रासाइक्लिन, सी एमिनोग्लाइकोसाइड्स एंड मैक्रोलाइड। साथियों, ये जो तीनों ऑप्शन हैं, ये हमारे बैक्टीरिया के किसको इनहिबिट करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को। तो हमारा आंसर जो इसका होगा इस क्वेश्चन का साथियों, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 23, एंटीबायोटिक इनहिबिटिंग बैक्टीरियल आरएनए सिंथेसिस। ऐसा कौन सा एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया में आरएनए को, डीएनए से क्या होता है, डीएनए, अब आप लोग जाने रहे होंगे कि डीएनए डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, आरएनए। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं साथियों, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अब कौन सा ऐसा एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। तो ए है इरिथ्रोमाइसिन, बी है रिफाम्पिन, सी है क्लोराम्फेनिकॉल और डी है इम्पिनेट। तो साथियों, जैसा कि हम आपको बता दें कि जो इसमें ऑप्शन नंबर बी है, वो हमारा क्या होता है कि ये ट्रांसक्रिप्शन को, ऑप्शन नंबर बी जो है वो ट्रांसक्रिप्शन को रोकता है। बाकी जो हमारे ए, ऑप्शन नंबर ए है इरिथ्रोमाइसिन, ये साथियों हमारे सेलवाल इनहिबिटर भी होता है, सेलवाल सिंथेसिस इनहिबिट करता है। क्लोराम्फेनिकॉल और इम्पिनेम तो आप जान ही रहे हैं, कार्बेपिनॉम के अंतर्गत आता है, जो कि एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, तो वो भी सेलवाल सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा। और क्लोराम्फेनिकॉल जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, उसको इनहिबिट करने का काम करेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है 24, एंटीबायोटिक अल्टरिंग परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। वह कौन सा एंटीबायोटिक है साथियों जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन के परमेबिलिटी को क्या करता है, डैमेज करता है या परमेबिलिटी को अल्टर कर देता है, यानी चेंज करता है। तो हम आपको बता दें साथियों, एक पॉलीपेप्टाइड होता है, पॉलीपेप्टाइड कैटेगरी के जो एंटीबायोटिक होते हैं, पॉलीपेप्टाइड
पेप्टाइड कैटेगरी के पेप्टाइड और पॉलीइन कैटेगरी के जो एंटीबायोटिक होते हैं पॉलीइन कैटेगरी के, वो दोनों क्या करते हैं, हमारे सेल मेम्ब्रेन को परमेबिलिटी को अल्टर करते हैं। तो जो पॉलीपेप्टाइड है उसके अंतर्गत चार एंटीबायोटिक आते हैं, जिनमें से है पॉलीमिक्जिन बी आता है, बेसिट्रासिन और कोलिस्टीन और टायरोथेरिसिन आता है। उसके बाद जो हमारा पॉलीइंस होता है साथियों, उसमें क्या आता है, पॉलीइंस में आता है हेमाइसिन, नियास्टेटिन और एम्फोटेरिसिन बी। तो साथियों इसमें हमने बताया कि पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं वो हमारे सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, जिनमें से कौन सा है, पॉलीमिक्जिन आता है, बेसिट्रासिन, कोलिस्टीन और टायरोथेरिसिन आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कौन सा, बी। क्यों, क्योंकि हमने बताया पॉलीमिक्जिन आता है। तो पॉलीमिक्जिन और ग्लाइकोपेप्टाइड, टेट्रासाइक्लिन और सिफेलोस्पोरिन ये इन्वॉल्व नहीं होते हमारे सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को अफेक्ट करने में। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस इन बैक्टीरियल सेल एक्सेप्ट। साथियों जैसा कि हमने बताया था कि मैक्रोलाइड, अमीनोग्लाइकोसाइड और टेट्रासाइक्लिन ये क्या होते हैं, ये हमारे प्रोटीन सिंथेसिस को बैक्टीरिया में क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। जैसा कि प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, आरएनए जब बैक्टीरिया में बन जाता है तो आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है साथियों, आरएनए से हमारा प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। तो क्या करते हैं ये जो एंटीबायोटिक है मैक्रोलाइड, अमीनोग्लाइकोसाइड और टेट्रासाइक्लिन, ये क्या करते हैं साथियों, ये हमारे इसी प्रक्रिया को यानी ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। तो अब आप लोगों को पता हो गया मैक्रोलाइड, अमीनोग्लाइकोसाइड और टेट्रासाइक्लिन ये तो नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी जो है साथियों वो हमारा सही आंसर होगा, ग्लाइकोपेप्टाइड। कौन सा, सी। आंसर नंबर सी जो होगा हमारा सही होगा, ग्लाइकोपेप्टाइड इस क्वेश्चन के लिए। अब हम लोग देखेंगे बायोसिंथेटिक पेनिसिलिन आर इफेक्टिव अगेंस्ट। अब साथियों क्या हुआ कि जब पेनिसिलिन खोजी गई 1941 में, जब पेनिसिलिन का सबसे पहला यूज किया गया तो क्या हुआ कि वो जो है कुछ ही बैक्टीरिया के प्रति इफेक्टिव था और उस इरिटेशन ज़्यादा काज करता था। तो साइंटिस्टों ने सोचा कि इसका क्यों ना सिंथेटिक फार्म डेवलप किया जाए। तो जब सिंथेटिक फार्म डेवलप किया गया तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट भी किया गया। तो ये कहाँ कहाँ एक्टिव होता है, इफेक्टिव होता है, वो हमें बताना है। तो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव कोकाई, गाइनो बैक्टीरियम, डिप्थेरिया, स्पाइरोकीट्स, क्लास्ट्रीडियम, गैंग्रीन, इन सब के प्रति जो हमारा सिंथेटिक बायोसिंथेटिक पेनिसिलिन था साथियों वो क्या था, इफेक्टिव था। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है साथियों हमारा वही सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर, ऑप्शन ए। जबकि देखिए जो हमारा बी है गाइने बैक्टीरियम, डिप्थीरिया, माइकोबैक्टीरियस, ग्राम पॉजिटिव कोकाई वायरस, ग्राम निगेटिव कोकाई, रिक्टेशिया एंड माइकोटिक इन्फेक्शन। तो साथियों आपको बता दें कि आपको ये नॉलेज रखना चाहिए कि कोई भी एंटीबायोटिक ऐसी नहीं है जो कि हमारे वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव हो, लेकिन फिर भी डॉक्टर लोग देते हैं एंटीबायोटिक, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। लेकिन यदि आरएमपी कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आपको यदि एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा है वायरल डिजीज़ में, तो हमें अपनी तरफ से कभी भी एंटीबायोटिक का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत ही बड़े साइड इफ़ेक्ट होते हैं। क्या होता है, लगातार हम लोग छोटी मोटी बीमारियों में गए मेडिकल स्टोर से और एंटीबायोटिक खरीद लाए और खा लिया। तो क्या होता है साथियों, जब हम लोग लेते रहते हैं तो हमारे बॉडी में उस एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, और कभी जब बैक्टीरिया बाद में उसी डिजीज़ का बैक्टीरिया हमारे ऊपर क्या करता है कि अटैक करता है, तो वो बैक्टीरिया किल आउट उस एंटीबायोटिक से नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, ये सीरियस कंडीशन काज कर सकता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ए गैस्ट्रिक एसिड रेजिस्टेंट।
तो साथियों आप लोग ये क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे पेनिसिलिन का, तो आप लोग उसमें पढ़े होंगे पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन बी, कार्बेन पेनिसिलिन एंड प्रोकेन पेनिसिलिन। तो जो पेनिसिलिन जी है साथियों, ये एक ऐसा ड्रग है जो कि हमारा पेनिसिलिन है, जो कि गैस्ट्रिक एसिड के प्रति रेजिस्टेंट नहीं होता। उसी कैटेगरी में हमारी कार्बेनिसिलिन आती है, ये भी गैस्ट्रिक एसिड के प्रति रेजिस्टेंट नहीं होती। प्रोकेन पेनिसिलिन भी उसी कैटेगरी में आती है पेनिसिलिन जी के, जो कि ये भी गैस्ट्रिक एसिड के प्रति रेजिस्टेंट नहीं होती। तो ये क्या होते हैं, गैस्ट्रिक एसिड से साथियों आसानी से डैमेज हो जाते हैं, यानी डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, इसलिए इन्हें ओरली नहीं दिया जा सकता। किनको किनको, पेनिसिलिन जी को, कार्बेनिसिलिन को और प्रोकेन पेनिसिलिन को। तो अब ऑप्शन कौन सा बचा साथियों हमारा, वो ऑप्शन नंबर बी बचा। कौन सा, पेनिसिलिन बी जो है ये एक गैस्ट्रिक एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज पेनिसिलिन रेजिस्टेंट। पेनिसिलिनेज एक एंजाइम होता है जो कि हमारे बैक्टीरिया के द्वारा क्या किया जाता है, सिक्रीट किया जाता है, और ये क्या करता है, पेनिसिलिन को क्या करता है, डिसइंटीग्रेट कर देता है। तो वही पूछ रहा है कि वह कौन सा एंटीबायोटिक है जो पेनिसिलिनेज एंजाइम से क्या होता है, डिसइंटीग्रेट नहीं होता। तो साथियों ऑप्शन ए है ऑक्सासिलिन, बी है एमॉक्सिसिलिन, बी सिलिन और पेनिसिलिन जी। तो साथियों इसमें तो आप लोगों को पता ही है, पेनिसिलिन जी जब हमारे गैस्ट्रिक एसिड के प्रति रेजिस्टेंस नहीं है तो हमारे पेनिसिलिन एज एंजाइम के प्रति कहाँ से हो जाएगा, ऑप्शन डी कट गया। आप कभी भी क्वेश्चन करिए तो आप ये सोचिए कि कौन से ऑप्शन कट जा रहे हैं। तो एमॉक्सिसिलिन भी आप जान रहे हैं, एमॉक्सिसिलिन क्या होता है, ये रेजिस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, अब जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है साथियों वो क्या है, ए ऑक्सासिलिन, यही हमारा क्या होता है, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट होता है, पेनिसिलिन के प्रति रेजिस्टेंट होता है। तो हमारा ऑप्शन जो है ए ऑक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन ये क्या होता है हमारा, पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डिमॉन्स्ट्रेट ए प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट एक्सेप्ट। तो अब इसमें तो आप लोग देख के मार देंगे, ये बना बनाया हलवा है, इसको खाना ही है। क्यों, क्योंकि इसमें पेनिसिलिन जी जान रहे हैं ये प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट कैसे शो करेगा, जब ये तुरंत गैस्ट्रिक एसिड के संपर्क में आएगा और क्या होगा, तुरंत डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो इसका इफेक्ट जो होगा बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होगा साथियों। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए। अब हमें आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है मैकेनिज्म ऑफ पेनिसिलिन एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट इज। तो पेनिसिलिन किस कैटेगरी में आती है साथियों, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के अंतर्गत आती है। और हमने बताया था बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक क्या करते हैं हमारे बॉडी में, ये बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, जिसमें ये क्या करते हैं, पेप्टिडोग्लाइकेंस जो होते हैं उनको आपस में ट्रांसपेप्टाइडेज बॉन्ड नहीं बनाने देते हैं, और इससे क्या होता है, हमारा सेल वॉल वीक हो जाता है और आसानी से बैक्टीरिया किल आउट हो जाता है। जब वीक सेल वॉल होगा तो कोई भी आकर के उसको मार के चला जाएगा। आप ऐसे समझिए कि आपके घर पे जो गार्ड है वो बहुत कमज़ोर है, वो सो जाता है रात में, तो कोई भी आकर के चोरी करके आसानी से चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यदि हमारा एंटीबायोटिक जो है सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा तो हमारा जो सेल वॉल सिंथेसिस होगा बैक्टीरिया का वो वीक हो जाएगा और बैक्टीरिया आसानी से किल आउट किया जा सकेगा। तो इसमें पेनिसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा है। तो ए है इनहिबिशन ऑफ ट्रांसपेप्टाइडेशन इन द बैक्टीरियल सेल वॉल, बी है इनहिबिशन ऑफ बीटा लैक्टमेज इन द बैक्टीरियल सेल, बीटा लैक्टमेज इन द बैक्टीरियल सेल नहीं, एक्टिवेशन ऑफ इंडोजिनस प्रोटीएजेज दैट डिस्ट्रॉय बैक्टीरियल सेल वॉल नहीं, ऐसा कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। डी है हमारा एक्टिवेशन ऑफ इंडोजिनस फास्फोलाइपेज व्हिच लीड टू अल्टरेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी नहीं। तो इसमें जो साथियों हमने बताया आपको ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन ए, क्योंकि यही है ट्रांसपेप्टाइडेशन को रोक देता है हमारे बैक्टीरियल सेल वॉल के सिंथेसिस में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31 कह रहा है पिक आउट द बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर को एडमिनिस्ट्रेशन विथ पेनिसिलिन। तो हम आपको बताएं साथियों जो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर होते हैं ये 3 होते हैं मेनली हमारे एंटीबायोटिक के साथ यूज किए जाते हैं। वो पहला होता है काल्बुलेनिक एसिड, दूसरा होता है साल्बेक्टम और तीसरा होता है सी जो है टेजोबेक्टम यानी ये 3
ऐसे हमारे क्या है पेनिसिलिन के साथ ऐड किए जाने वाले केमिकल्स हैं जो कि हमारे क्या करते हैं बीटा लैक्टेमेज के प्रति क्या करते हैं ये रेजिस्टेंस डेवलप कर देते हैं, यानी बीटा लैक्टम के एक्टिविटी को बीटा लैक्टमेज की एक्टिविटी को क्या करते हैं चेक डाउन कर देते हैं, यानी चेक आउट करते हैं, यानी रोक देते हैं। क्योंकि बीटा लैक्टम क्या करता है साथियों, हमने बताया था कि ये हमारा बीटा लैक्टम जो होता है ये रिंग होता है हमारे पेनिसिलिन में। अब क्या करता है जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम होता है साथियों, इस बॉन्ड को क्या करता है आकर के ब्रेक कर देता है। ठीक है, अब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो हमारा पेनिसिलिन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये जो तीन होते हैं क्लबुलिनिक एसिड, साल्वेक्टम और टेजोवेक्टम, ये क्या करते हैं इस क्रिया को रोक देते हैं, बैक्टीरिया के लैक्टेमेज को इनहिबिट कर देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन, इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आंसर होगा हमारा आंसर होगा डी। क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। टेजोवेक्टम, साल्वेक्टम और क्लबुलिनिक एसिड ऐसे ऐसे केमिकल एजेंट होते हैं जो कि हमारे पेनिसिलिन के साथ ऐड किए जाते हैं और ये क्या करते हैं बीटा लैक्टेमेज जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा सिफेलोस्पोरिन्स आर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन, ग्राम निगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन, ग्राम निगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन इफ़ पेनिसिलिन हैव नो इफेक्ट। हाँ, सिफेलोस्पोरिन तभी यूज किया जाता है जब हमारा पेनिसिलिन किसी बैक्टीरिया के प्रति इफेक्टिव नहीं होता, तो उस बैक्टीरिया के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं सेकंड जनरेशन यानी सिफेलोस्पोरिन जो हमारे बीटा लैक्टम का कैटेगरी है सेकंड कैटेगरी उसका यूज करते हैं। तो साथियों हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा आंसर नंबर सी। क्या हो जाएगा आंसर नंबर सी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। कह रहा है कार्बेपिनेम्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट। तो साथियों हम आपको बता दें कार्बेपिनेम्स जो है और ये क्या होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है और ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों बैक्टीरिया के प्रति क्या होता है इफेक्टिव होता है। तो हमें देखना है क्वेश्चन नंबर, तो अब आप लोग को बता दिया गया तो आप लोग तुरंत तत्काल मारेंगे क्या ऑप्शन, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। आप लोग तुरंत मार देंगे ऑप्शन डी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम कार्बेपिनॉम्स जो होता है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक आर मैक्रोलॉयड एक्सेप्ट। तो हम आपको बताएं साथियों कि मैक्रोलॉयड कौन कौन से होते हैं। तो मैक्रोलॉयड के लिए आप लोग मैक्रोलॉयड जान लीजिए कि इरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लोरिथ्रोमाइसिन और क्या होता है ऑक्सीथ्रोमाइसिन या रॉक्सीथ्रोमाइसिन, ये चार होते हैं। क्लोरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सीथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन, ये साथियों हमारे क्या होते हैं ये हमारे मैक्रोलॉयड एंटीबायोटिक होते हैं। तो अब देख रहे हैं आप लोग ऑप्शन में क्या है, ए है इरिथ्रोमाइसिन, ये भी क्या है हमारा मैक्रोलॉयड कैटेगरी का है। बी क्लोरिथ्रोमाइसिन, ये भी मैक्रोलॉयड कैटेगरी का है। सी लिंकोमाइसिन, यही हमारा क्या है आंसर हो जाएगा क्योंकि ये हमारे मैक्रोलॉयड कैटेगरी का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो आंसर हो जाएगा हमारा सी। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी लिंकोमाइसिन। ठीक है, अब क्या है टेट्रासाइक्लिन है फॉलोइंग अनवांटेड इफेक्ट। तो साथियों टेट्रासाइक्लिन जो होता है वो बहुत सारे अनवांटेड इफेक्ट शो करता है। तो आपको एक और अच्छा ट्रिक बताएं तुक्का लगाने का। यदि आपको मान लो ऑप्शन नहीं आ रहे तो साथियों साइड इफेक्ट वगैरह में अगर कहीं भी ऑल ऑफ द एबव दिया है तो उसी पे आप मार दीजिए, सही हो जाएगा। लेकिन ये 100% प्योर नहीं होता, क्या होता है ये हिट एंड ट्रायल होता है, कभी तुक्का लग गया तो लग गया। तो इसमें जो है साथियों इस वाले क्वेश्चन में वो तुक्का काम करेगा क्योंकि इसमें जो ऑल ऑफ द एबव है ऑप्शन नंबर डी यही सही है। क्योंकि जो हमारा टेट्रासाइक्लिन होता है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में इरिटेशन काज करता है, फोटोटॉक्सिसिटी भी काज करता है, हिपैटोटॉक्सिसिटी एनाबॉलिक इफेक्ट भी काज करता है और डेंटल हाइपोप्लासिया बोन डिफॉर्मिटीज भी काज करता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। टिक द ड्रग बिलोंगिंग टू एंटीबायोटिक एमिनोग्लाइकोसाइड्स। तो साथियों हम आपको बताएं इम्यूनोग्लाइकोसाइड्स के अंत में साथियों हमेशा ये जान लीजिए कि माइसिन आता है, MICIN माइसिन आता है। एमिनोग्लाइकोसाइड के अंतर्गत क्या आता है कि एमिनोग्लाइकोसाइड के माइसिन आता है, जैसे जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सब जितने आते हैं ये हमारे क्या होते हैं एमिनोग्लाइकोसाइड होते हैं। तो
बताना है कि कौन सा। तो इरिथ्रोमाइसिन अभी हमने बताया था ये मैक्रोलाइड कैटेगरी का एंटीबायोटिक है, और वेनकोमाइसिन ये हमारे मिसलेनियस कैटेगरी का एंटीबायोटिक है। पॉलीमिलिजिन हमने बताया था पॉलीपेप्टाइड, जो पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक है उनमें। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है साथियों वो हो जाएगा सही आंसर। बी हमारा जो है जेंटामाइसिन, ये इम्यूनोग्लाइकोसाइड्स कैटेगरी के अंतर्गत आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा जेंटामाइसिन, माइसिन, ये हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा जेंटामाइसिन। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। इम्यूनोग्लाइकोसाइड्स आर अफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनोरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पाइरोकीट्स। हाँ यही सही है। अब देखते हैं आंसर क्या है, डी, ऑप्शन नंबर डी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्सेप्ट एनेरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वायरसेस। तो साथियों जो हमारा आंसर डी होगा ये क्या है, एमिनोग्लाइकोसाइड एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमियां क्या थी कि ये वायरस और एनोरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रति इफेक्टिव नहीं होता। किनके, वायरस और एनएरोबिक सभी एनएरोबिक के प्रति ये जो है इफेक्टिव नहीं होता। ठीक है, अब हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इफेक्टिव होता है अगेंस्ट, ठीक है, किसके अगेंस्ट, इनसे। अब हमारा जो है साथियों क्वेश्चन नंबर 38 है, हैव द फॉलोइंग अनवांटेड इफेक्ट। कौन सा अमीनोग्लाइकोसाइड के अंतर्गत कौन सा इफेक्ट आता है। तो साथियों अमीनोग्लाइकोसाइड जो है हमारा सी, ऑटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी काज करता है। अमीनोग्लाइकोसाइड का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट जो है हमारा सी है, ऑप्शन नंबर सी है, वो क्या करता है, ऑटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी काज करता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या है, चूज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लोरेम्फेनिकोल। क्लोरेम्फेनिकोल जो है साथियों ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है और ये बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट शो करता है। नहीं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिमॉन्स्ट्रेट एज ए बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा साथियों वो होगा सही आंसर। देखते हैं आंसर कौन सा है, आंसर डी होगा सही आंसर, नहीं ए, सॉरी, बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट शो करता है हमारा कौन, क्लोरेम्फेनिकोल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, कौन सा आंसर, ए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम और बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे साथियों कौन सा अनइनवांटेड इफेक्ट होता है हमारा इसका, किसका, क्लोरेम्फेनिकोल का कौन सा अनवांटेड इफेक्ट होता है। तो साथियों अनवांटेड इफेक्ट जो होता है हिपैटोटॉक्सिसिटी जो है हमारा साथियों वो नहीं होता। पैंक्टोपीनिया जो है पैंक्रियाज से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, यही हमारा साइड इफेक्ट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, पैंक्टोपीनिया। ठीक है, तो इसी के साथ साथियों जो हमारा एंटीबायोटिक था उसमें आज हमने पूरा कर दिया 14 MCQs, यानी 40 MCQs, 40 MCQs किए हैं, जिनमें से हर एक MCQ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो साथियों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर आपसे।